मानव आवाज आ रही है? क्लियर? अच्छा, तो अभी तक क्या क्या पढ़ाई की तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? अच्छा यार, मुझे अप्रोच देखना थी, तुमने सॉल्व किए कैसे उनमें? 2-3 क्वेश्चन की यार, वो जो तुमने भेजा था ना उसमें समझ में नहीं आ रहा था तुमने क्या कैसे लिखा हुआ है। खैर, तो मुझे बाद में देखूंगा, तुमसे कंफर्म करूंगा। और जो पहला क्वेश्चन था उसका वो कैसे किया था तुमने, जिसमें एक चार्ज बॉल मूव कर रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो कैसे किया था? उसमें क्या अप्लाई किया था? क्या? हाँ हाँ हाँ, नहीं, इक्वेशन क्या बनाई थी तुमने? इक्वेशन क्या बनाई उसमें? अच्छा, एक्चुअली में ना वो देखना था कि तुम जो जब सॉल्व करते हो क्वेश्चंस को, तो उसमें जो तुम्हारी अप्रोच होती है ना, वो मुझे चेक करना था कि अप्रोच कैसी होती है। मतलब इसमें कोई कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, इस तरह की कोई चीज लगाई थी क्या, या मोमेंटम क्या लगाया था? तो उसमें एनर्जी कंजर्वेशन अगर तुमने किया तो कौन सी एनर्जी कंजर्व कराई तुमने? तो मैकेनिकल कंजर्व है उसमें, ये कैसे पता? मतलब कौन कौन सी एनर्जी ली थी तुमने उसमें? पोटेंशियल एनर्जी कौन सी लिखी? उस क्या फॉर्मूला यूज किया उसका? तो उसमें नहीं, तो उसमें दो चार्ज है नहीं, मुझे लगता है तुम शायद गलत क्वेश्चन समझ रहे हो क्या। मैं वो बात कर रहा हूं उसकी। नहीं 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 नहीं, उसमें मैं जिस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं ना, वो इधर से एक रिलीज करते हैं जिसको, ये वाला। अच्छा, उसको तुमने भेजा मिड पॉइंट तक ना? ठीक है, चलो। तो अभी ना इसमें काफी सारी चीजें थोड़ी हायर लेवल की बची। दूसरा डाइपोल तो मैंने अभी तुमको अच्छे लेवल वाला नहीं कराया है, क्योंकि तुम्हारे वहां इंस्टीट्यूट में क्या चल रहा है अभी? नहीं, तो कहां तक हो गया था उसमें अभी? डाइपोल वगैरह भी नहीं कराया ना वहां? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। डाइपोल में तो मैं कराऊंगा बाद में। थोड़ा कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक वगैरह फिल करते हैं ना, वो सारी चीजें करवाने के बाद फिर मैं तुमको थोड़े हायर लेवल पे लेके जाऊंगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है, डाइपोल डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं एक की फील्ड में दूसरे की, वो सारी चीजें हम करेंगे थोड़ा बाद में। अभी आज मैं तो आगे बढ़ा देता हूं, क्योंकि अगर हमने अलग से पढ़ना शुरू किया है इंस्टीट्यूट के अलावा, तो हमारी एक प्रायोरिटी ये भी होनी चाहिए कि तुम्हारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो, जिससे कि तुम्हें रिवीजन का टाइम मिले, है ना। तो एक ही टॉपिक पर हम बहुत ज्यादा अंदर घुस के करते रहें, ये भी ठीक नहीं है। हमको आगे भी बढ़ते रहना है साथ साथ। तो अभी मैं ना थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं। मैं इसलिए पूछ रहा था इंस्टीट्यूट में क्या हुआ। देखो, कुछ जगह इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कराते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कुछ इंस्टीट्यूट में कराते हैं कैपेसिटर। अच्छा, तो इसलिए मुझे लग रहा था, मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले कराता हूं, इसके बाद फिर कैपेसिटर कराता हूं। लेकिन अगर वहां दिया है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि पहले कैपेसिटर कर देता हूं तुम्हारे लिए। तो कैपेसिटर जो होता है वो है क्या चीज, सबसे पहले तो हम ये समझ लें। कैपेसिटर है ए डिवाइस which stores potential energy। एक ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करती है, उसको हम कहते हैं कैपेसिटर।
कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, मानो पोटेंशियल एनर्जी कितने तरह की होती है? पोटेंशियल एनर्जी उतने तरह की पॉसिबल हैं जितनी तरह के कंजर्वेटिव फोर्स एग्जिस्ट करते होंगे दुनिया में, क्योंकि डेफिनेशन क्या है पोटेंशियल एनर्जी की? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सो इट इज रिलेटेड टू वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो जितने कंजर्वेटिव फोर्स होंगे उतने तरह की पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट करेगी दुनिया में। मोस्टली हमारे पास हम जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव होता है, तो उसके करस्पॉन्डिंग आ जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह से ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी कंजर्वेटिव होता है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस होती है कैपेसिटर। अब उसमें कैपेसिटर में सबसे पहले तो होता है एक सिंपल कंडक्टर। अगर मैं ले लूं, मैंने ले लिया स्फेरिकल कंडक्टर, तो स्फेरिकल कंडक्टर को अगर मैंने चार्ज दिया प्लस क्यू, ठीक है, तो अगर हमने स्फेरिकल कंडक्टर को चार्ज क्यू दे दिया है तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी है। अब पोटेंशियल एनर्जी होती कहां कहां पर है? पोटेंशियल एनर्जी हर उस जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि अच्छा ये शायद हमने पढ़ा है कि नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। तो जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती होगी वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक है? इन्फिनिटी तक है। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी तक है तो इससे रिलेटेड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक पूरे वॉल्यूम में, एरिया में, स्पेस में स्प्रेडेड है। अब वो पूरे में अगर स्प्रेड है, फैली हुई है, तो ऐसी एनर्जी किसी काम की नहीं है। क्यों काम की नहीं है ऐसी एनर्जी? जैसे हमको वाटर का यूज करना होता है, तो वाटर को हम कंटेनर में भर के रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि पूरे घर में पानी भर लिया है, फ्लोर पर भी पानी है, सभी जगह पानी ही पानी है, वो तो यूज नहीं है उसका। तो हम क्या करते हैं, बकेट में भर के रखते हैं, उसको कंटेनर में भर के रखते हैं, जिससे कि वो बाहर दूसरी चीजों के साथ इंटरेक्ट ना करे या गीला ना करे दूसरी चीजों को। तो इसी तरह से हम चाहते ये हैं कि हमको इस तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि एनर्जी ना कन्फाइंड रहे, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में स्टोर्ड रहे एनर्जी। ठीक है, अच्छा अब पहले जरा कैपेसिटेंस को हम डिफाइन कर दें कि हम कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं। कैपेसिटेंस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है कि उस पर चार्ज कितना है। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज ज्यादा देंगे तो उसका पोटेंशियल ज्यादा होता है, इंक्रीज हो जाता है पोटेंशियल। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्फीयर है, इस पर ज्यादा चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल भी ज्यादा होगा। तो Q इज प्रोपोर्शनल टू V या V इज प्रोपोर्शनल टू Q, दोनों ही बातें हैं। अब अगर हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहां से हटाते हैं तो Q इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है C V, यही कांस्टेंट C कहलाता है कैपेसिटेंस। इसी को कैपेसिटेंस कहा गया है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम, और कूलाम पर वोल्ट भी कह सकते हो इसको, लेकिन इसकी जो यूनिट होती है उसको हम मेजर करते हैं SI यूनिट। एक और नाम है इसका, SI यूनिट होती है फेराड। तो इसको लिखूं मैं यहां पे 1 फेराड इक्वल टू 1 कूलाम अपॉन 1 वोल्ट। इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंडक्टर का पोटेंशियल 1 वोल्ट है और उस पर चार्ज कितना है? 1 कूलाम है, तो उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा 1 फेराड के बराबर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना अब मैं नहीं बता रहा हूं, तुम इतना तो कर ही लोगे, इतने होशियार बच्चे हो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला SI यूनिट तो ये है। तो बेसिकली कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास है Q अपॉन V के बराबर। ठीक है, अब ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज करके हम इसका कैपेसिटेंस निकालते हैं इस स्फीयर का।
तो मैं लिख रहा हूं, ये ना सीबीएसई में तुम्हारे आते भी हैं कैलकुलेशन करना इसका, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। एक स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस निकालते हैं और इसका रेडियस है आर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना कैपेसिटेंस के कैलकुलेशन का, तो चार्ज वगैरह वो नहीं देंगे ना पोटेंशियल देंगे, हमको खुद ही चार्ज देना है इसे, और उस चार्ज की वजह से हम इसका खुद ही पोटेंशियल निकालेंगे, फिर ये रेशियो निकालेंगे Q अपॉन V। ठीक है, तो हमने क्या काम किया, इसको चार्ज दे दिया, सपोज प्लस Q चार्ज दिया, तो ड्यू टू दिस प्लस Q चार्ज व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, KQ बाई R, और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा Q अपॉन दिस पोटेंशियल, तो KQ बाई R के बराबर। सॉल्व करने पर यह जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, इसके कैपेसिटेंस कहते हैं हम इसका। और ये किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर, और यानी कि इसके साइज पर। लेकिन ये प्रॉपर कैपेसिटर नहीं है अभी, ये सिंपल कंडक्टर को ही हमने उसका कैपेसिटेंस निकाल दिया। सीबीएसई में, एनसीईआरटी की बुक्स में ये इस तरह के दिए, सीबीएसई के एग्जाम में आता है, तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में ये आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो सरफेस से लेके इन्फिनिटी तक है, इस तरह की एनर्जी किसी काम की नहीं है। तो हम करते क्या है, हम अब डिफाइन करेंगे कैपेसिटेंस को, कैपेसिटर बनाएंगे अब हम प्रॉपर। तो प्रॉपर कैपेसिटर कैसे बनाते हैं, प्रॉपर कैपेसिटर बनाएंगे हम और मैं यहां लिख रहा हूं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर में हम दो कंसेंट्रिक स्फीयर लेंगे, एक स्फीयर ये है, दूसरा स्फीयर मैंने यहां पर लिया, इसका रेडियस है a और इसका रेडियस है b, कंसेंट्रिक हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस a एंड b। अब क्या करते हैं, इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम एक स्फीयर को चार्ज देंगे, इसको चार्ज दे दिया प्लस Q और दूसरे को दे दिया माइनस Q। अब समझते हैं ना, हमने एक को चार्ज दिया है Q, एक को माइनस Q। ये चार्ज हम खुद ही देते हैं, क्वेश्चन में नहीं कहेगा कोई कि कैपेसिटेंस निकालना है तो इतना इतना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हम खुद ही क्यों देते हैं, क्योंकि कैपेसिटेंस का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो ये है, किसी भी सिस्टम का कैपेसिटेंस अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, Q अपॉन V का रेशियो निकालेंगे, जिसमें V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, यह पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल, हाँ ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किसका पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दो सरफेस के बीच का जिनके बीच में हमको कैपेसिटेंस निकालना है। तो स्फीयर के सरफेस से लेके इंफिनिटी का पोटेंशियल डिफरेंस था, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल हम 0 मानते हैं। ठीक है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में हमने Q माइनस Q चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया है, अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा बताओ, और यहां एग्जिस्ट करता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ KQ बाई R हो जाएगा। यहां कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, 0 है ना। अब ये कैपेसिटर बना हमारे काम का, बताओ क्यों, क्योंकि अब एनर्जी कहां पर कन्फाइंड है, इस रीजन में, ये हमारे काम का रीजन है। यानी कि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से बाहर एनर्जी स्टोर्ड नहीं है। अब इसकी एनर्जी, इसकी फील्ड या एनर्जी दूसरी डिवाइस के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो अंदर वाले स्फीयर के पोटेंशियल को हम लिखते हैं KQA माइनस, इसका पोटेंशियल कितना है माइनस Q की वजह से, हाँ, और B का पोटेंशियल कितना हो जाएगा
के क्यू अपॉन बी, इसके चार्ज की वजह से आउटसाइड पोटेंशियल कितना है, के क्यू अपॉन बी, माइनस खुद के चार्ज की वजह से के क्यू अपॉन बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ए माइनस वी बी इक्वल टू के क्यू इंटू 1/a माइनस 1/b। ये पोटेंशियल डिफरेंस आया। अब हम जब कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं तब हम लिखेंगे Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। अब Q कौन सा लेते हैं, प्लस वाला या माइनस वाला? मॉड लेना है दोनों का, चार्ज का भी पोटेंशियल डिफरेंस का भी। तो कैपेसिटेंस को हम डिफाइन करेंगे मॉडुलस ऑफ Q अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल्टा V। तो C इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन K की वैल्यू रख देते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहुंच जाएगा ऊपर, और ये Q इंटू 1/a माइनस 1/b। सिंप्लीफाई करने पर ये बचेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। ये इसका कैपेसिटेंस हो गया। ठीक है, चलो अब चेंज करते हैं इसमें थोड़ा सा। ये स्कूल लेवल का हो गया, स्कूल में भी ये आता है डेरिवेशन करने के लिए, मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब इसमें मैं चेंज करता हूं थोड़ा सा कि एक कंसेंट्रिक स्फीयर है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर्स हैं, एक का रेडियस a एक का रेडियस b के बराबर है, और मैंने इसकी अर्थिंग कर दी है। नाउ वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम। सो हाउ टू अप्रोच? अब इसमें भी करना वही है। हाँ, तो चेंज क्यों नहीं होगा इसमें? अच्छा, अंदर वाले को कितना चार्ज दिया? क्यू, तो बाहर वाले पर कितना है? माइनस क्यू। अच्छा, इस वाले को चार्ज देना, कितना चार्ज आएगा अब ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम इसको चार्ज देंगे, ये खुद डिसाइड करेगा कि इसके सरफेस पर कितना चार्ज आना है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द अर्थ। तो इस केस में इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए। चलो फिर चेंज करते हैं अब हम इसमें। अब हम लेते हैं कि these are two conducting concentric hollow sphere, radius of one sphere is a, radius of other sphere is b। अब इसकी अर्थिंग की हुई है हमने। now find capacitance of this system। कैसे इनफाइनाइट? कैसे? इनर वाले का पोटेंशियल जीरो है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कैसे हो गया? तो बाहर वाले को दे दो। मान लो बाहर वाले को चार्ज दे दिया हमने क्यू, मतलब अंदर वाले को देना हमेशा जरूरी थोड़ी है। इस वाले क्वेश्चन में या इसमें भी हम हो सकता है बाहर वाले को क्यू देते, ठीक है, और इस वाले को माइनस क्यू देते, तब भी यही आता। किसको पॉजिटिव देंगे किसको नेगेटिव, इस पर डिपेंड नहीं करता है। कैसे निकाला? सुनो 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 बेटा, बेटा एक मिनट सुनो, अप्रोच कैसे करना है। क्यू चार्ज दिया तो पहले बताओ इस पर चार्ज कितना है? we have given charge q to outer sphere। now find charge on inner sphere। इनर स्फीयर पर चार्ज बताओ बेटा कितना होगा? कैसे निकाला ये? अरे यार राम, यार ये सवाल मैं तुम्हें करा चुका हूं पहले,
ये तो मैं कैसे भूल गए तुम यार, ये तो मैं तुम्हें करा भी चुका हूं पहले। ऐसे निकालेंगे कि सपोज इस पर चार्ज कितना है, हम मान लेते हैं इस पर चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू है, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल लिखूंगा मैं इनर स्फीयर का ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, तो कितना होगा के क्यू अपॉन ए। नाउ पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर ड्यू टू आउटर स्फीयर के क्यू अपॉन बी, एंड दिस स्फीयर इज ग्राउंडेड, देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी जीरो, तो इक्वल टू जीरो। सो वी गेट क्यू इक्वल टू माइनस क्यू ए अपॉन बी। दिस इज द चार्ज ऑन इनर स्फीयर, राइट। तो तुम भूल गए लगता, रिवाइज है। 11th का पढ़ रहे हो क्या अभी ज्यादा? देखो मैं बताऊं राम, अभी मुझे 11th का ना मैं तुम्हें कराऊंगा कुछ, अभी मालूम तुम्हें क्या कौन कौन सी चीजें मैं अभी मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैं तुम्हें 11th में कराऊंगा रोटेशन, अभी तुम्हें नहीं आता है ठीक से, मतलब नहीं आता है, इससे मेरा मतलब है कि जिस लेवल पे तुमने पढ़ा हुआ आता है, लेकिन जेई एडवांस के लेवल के लिए कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती है। किन चीजों की? जिसमें कि हमको अगर टॉप 100 टॉप 10 में आना है, अगर टॉप 10 हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए। तुमने जेई एडवांस का 2016 का पेपर देखा है? नहीं, पूरा पेपर बेहतरीन आया था। अभी तक जेई एडवांस का सबसे शानदार पेपर उन्होंने दिया है ना, तो 2016 था। तो उसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चन थे। एक कॉरिलेस फोर्सेस वाला भी क्वेश्चन आया था, शायद पैसेज था वो, और एंगुलर मोमेंटम वाला आया था, कोन वाला। उन सबको सॉल्व कैसे करना है उसका मुझे पहले तो तुमसे पूछना है कि तुम करते कैसे। तुमने किए हैं वो क्वेश्चन सॉल्व? हाँ, नहीं तो मेरे को वहां पर इंस्टीट्यूट में कराए कि नहीं? हाँ, तो ये ना तुमको हर कोई करा भी नहीं पाएगा, स्पेशली वो एंगुलर मोमेंटम वाला। उसमें जो कॉन्सेप्ट लगना है वो बहुत कम लोग उसको जानते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कभी आ गए जेई एडवांस में तो हम उनको कर पाए, इसके लिए मैं तुम्हें अभी कुछ चीज कराऊंगा। अभी तो मैं क्या कर रहा हूं ना, अभी हमारी थोड़ी और क्लास हो जाए तो थोड़ी फ्रीक्वेंसी मैच करने लगे हमारी एक दूसरे से, तो मैं उसके बाद में स्टार्ट करूंगा उसको। तो ये Q इक्वल टू माइनस क्यू ए अपॉन बी इतना आ गया, ठीक है। अब नाउ फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना ये बताओ? अंदर वाले का पोटेंशियल अगर इसको ए मान लू और बी, तो अंदर वाले का तो जीरो ही है। बाहर वाले चार्ज की वजह से बड़े स्फीयर का पोटेंशियल है के क्यू अपॉन बी, और इस वाले चार्ज की वजह से माइनस के क्यू ए अपॉन बी अपॉन बी, ये इसका पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना जाएगा? हम इसका वी ए माइनस बी का मॉड ले लेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमको C इक्वल टू क्यू अपॉन वी करना होगा तो हम डिवाइड कौन से चार्ज से करेंगे? क्योंकि इस पे चार्ज अलग है और इस पर अलग है। कौन से, इससे या इससे? तो देखो, हाँ मान लो, उसके लिए एक काम करते हैं, अब थोड़ा ना आंसर चेक कर मत रहो, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अप्रोच को देखते हैं। यहां पर अगर क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू है ना, तो जरा इसके इनर और आउटर सरफेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखें हम। तो अगर इस पर स्मॉल क्यू चार्ज है तो यहां कितना होगा? माइनस क्यू होगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस पर इक्वल और अपोजिट ही होना चाहिए। जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां से निकलेंगी वो सारी इसको क्रॉस करेंगी, तो जो चार्ज इंड्यूस होगा वो इक्वल मैग्नीट्यूड का होगा। तो फिर बाहर कितना चार्ज हो जाएगा? क्यू प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो कैपेसिटेंस हम निकालेंगे C इक्वल टू, उसमें हम ये चार्ज लिखेंगे Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर। लेकिन अभी तुम नोट मत करना, अभी बात सुनते जाना पूरी। लेकिन अब ये बताओ यार कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं? इस रीजन में है। किस चार्ज की वजह से? इस Q की वजह से। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। माइनस क्यू और क्यू प्लस क्यू की वजह से नहीं है यहां। अच्छा, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं?
है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। अब जो ये वाला क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मिलके जीरो हो जाएगा, लेकिन आउटर सरफेस पर जो चार्ज है क्यू प्लस क्यू, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर भी है और इसके सरफेस से लेके इंफिनिटी तक भी है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि यहां पर जो एनर्जी है वो केवल इस रीजन में कन्फाइंड नहीं है, यहां से लेके इंफिनिटी तक भी है। और जो हम Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस से जो हमने ये निकाला था, जैसे Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस किया था, तो वो कौन सी एनर्जी को, कौन से हिस्से को या कौन से रीजन के कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करता था? वो कैलकुलेट करता था इस रीजन का, केवल अंदर वाला। तो अगर मैं अंदर वाले हिस्से का कैपेसिटेंस निकालूंगा केवल, तो वो निकलेगा Q अपॉन, या अब तो तुम डायरेक्ट ही समझ गए होगे, डायरेक्ट भी लिख सकते, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा अभी। तो इसमें कैपेसिटेंस ना दो आएंगे, एक कैपेसिटेंस लेना है सरफेस से इंफिनिटी तक वाला, और एक कैपेसिटेंस लेना है हमको अंदर वाला। तो ये C इक्वल टू C1 प्लस C2 होगा। तो C इक्वल टू C1 आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। ये तो सिमिलर है C के, ये वाला हिस्सा। और बाहर वाला किसके सिमिलर है? जो एक सिंगल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर था, उसका कैपेसिटेंस कितना था? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। सो नाउ कैपेसिटेंस ऑफ दिस सिस्टम इज दिस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A प्लस AB 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B। अब तुमको एग्जैक्टली रीजन समझ में आया कि ये दो हिस्से क्यों लिए हमने? रीजन क्या है ये देखो, अदरवाइज ना तुमको कहीं और पढ़ोगे वो तुमको रटा देंगे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये एनर्जी स्टोर करने वाली डिवाइस है। तो जहां जहां एनर्जी स्टोर्ड है उसका कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा हमको। तो एनर्जी एक तो यहां स्टोर्ड है, उसका कंट्रीब्यूशन ये है, और एक सरफेस से इंफिनिटी तक है, उसका कंट्रीब्यूशन ये वाला है। तो ये इसका कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, अब एक काम मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, ये तो मैंने तुमको डायरेक्ट बता दिया पुराने वाले से। तुम अगर कैलकुलेट करो इसको, कैपेसिटेंस को, तो कैसे निकालोगे? हाँ नहीं, मतलब चार्ज से पोटेंशियल Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस कर करके निकालना है इसको, वही आएगा Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये Q अपॉन इसका पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस लिखोगे तो क्या लोगे उसमें? क्या यही वाला पोटेंशियल डिफरेंस लोगे? चलो अच्छा करते हैं इसको। जैसे अगर हम निकालते हैं चार्ज Q, तो मैंने लिखा स्मॉल q अपॉन, यही पोटेंशियल डिफरेंस अगर मैं कर देता हूं KQ अपॉन B माइनस KQ A अपॉन B। अब इसमें एक काम करो, इस Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जो हमने कैलकुलेट की है, माइनस Q इंटू A अपॉन B, और चेक करो क्या ये इतना ही आ रहा है। पक्का इतना ही आया? ये वाली टर्म आ रही है, हाँ, तो ये वाली टर्म आ गई। अब बचा ये वाला Q प्लस Q का कॉन्ट्रीब्यूशन आगे, तो वो हमने जो सिंगल कंडक्टर का निकाला था कैपेसिटेंस, वो वाली टर्म आ जाएगी। तो इनको ऐसे करते हैं सॉल्व। मानो तुमको कोई और साउंड तो सुनाई नहीं पड़ रहा, कोई म्यूजिक वगैरह इस तरह की आवाज तो नहीं आ रही यहां से? ठीक है, एक्चुअली मैं चेक कर रहा हूँ ये माइक्रोफोन में, उसमें ये कहा गया, लिखा हुआ था कि ये नॉइस कैंसलेशन वाला है, तो साइड वाले रूम में ना म्यूजिक चल रहा है, तो मैं चेक कर रहा हूँ तुमको आवाज तो नहीं आ रही उसकी? आ रही है? ठीक। ये था स्फेरिकल कैपेसिटर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर।
तो अब मैं बताता हूं तुमको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। मैंने उल्टा काम किया है, मैंने सबसे पहले तुमको स्फेरिकल बताया। स्फेरिकल पहले नहीं बताते हैं, मैंने स्फेरिकल इसलिए बताया जिससे कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता था एनर्जी को। एनर्जी से समझ में आता है बहुत अच्छे से, क्योंकि स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड हम सभी ने पढ़ी हुई है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक सिंगल प्लेट ली हमने, एक सिंगल कंडक्टिंग प्लेट है। इस सिंगल कंडक्टिंग प्लेट को हम चार्ज दे दें Q, तो चार्ज इसके दोनों सरफेस पर आएगा। यहां पर Q/2 आ जाएगा, यहां Q/2 आ जाएगा, राइट। और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होगी, यहां इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होगी। बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कितना होगा यहां पर? सिग्मा बाई, नहीं यार मानो, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा ना। 2 क्यों बोला तुमने? चलो निकालते हैं। अच्छा, मान लो इसका सरफेस एरिया A है, तो यहां कितना चार्ज होगा? और यहां Q/2। ये चार्ज की एक सिंगल लेयर है। चार्ज की सिंगल लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन होगा? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में, इसकी वजह से भी राइट साइड में आएगी, तो प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल कितना होगा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा की वैल्यू क्या है? Q/2 अपॉन A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो कितना हो गया? Q/2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो Q अपॉन, सही था आंसर। तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन सिग्मा की टर्म्स में सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो इस तरह की जो प्लेट है, इट इज नॉट ए गुड कैपेसिटर, बिकॉज एनर्जी इज एवरीवेयर फ्रॉम प्लेट टू इंफिनिटी। तो इस तरह का कैपेसिटर तो कोई अच्छा कैपेसिटर नहीं हुआ। तो हमें करना चाहिए एक ऐसा काम कि एक ऐसा कैपेसिटर बने कि एनर्जी किसी पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड रहे। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? हम करते हैं कि यह है एक कंडक्टिंग प्लेट और इसके सामने एक और कंडक्टिंग प्लेट रख दी, ठीक है। अब हमने किसी एक प्लेट को चार्ज दे दिया Q। अगर एक प्लेट को Q चार्ज दें तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन तो हम पढ़ चुके हैं, कितना कितना चार्ज होगा। इस पर कितना चार्ज आएगा? Q/2, यहां Q/2, यहां माइनस Q/2 और यहां प्लस Q/2। तो मैं लिख देता हूं इसको, ये होगा Q/2 माइनस Q/2 प्लस Q/2। याद है ना, टोटल चार्ज का आधा आउटर सरफेस पे जाता है, फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होता है, ठीक है। तो अब ये बताओ बेटा कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? चलो ऐसे पढ़ लेते हैं हम। ये सरफेस 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहां पर, किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। तो मैं E1 लिख लेता हूं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में। 2 की वजह से लेफ्ट, 3 की वजह से राइट साइड में, और इसकी वजह से लेफ्ट। तो यहां पर ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैंसिल हो गए, लेकिन ये दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जीरो नहीं है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? तो E यहां पर भी जीरो नहीं है। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है कि नहीं? करता है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो, जो आउटर सरफेस के चार्ज है ना, इनका कंट्रीब्यूशन नहीं है यहां पर। ये वाला जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा राइट साइड में, इस वाले चार्ज का आएगा लेफ्ट साइड में। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन हो गया यहां जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा ड्यू टू चार्जेस विच आर ऑन द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट्स। इनकी वजह से आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लेकिन यार इसमें भी प्रॉब्लम क्या है? इट इज ऑल्सो नॉट ए गुड कैपेसिटर, बिकॉज
इलेक्ट्रिक फील्ड इज एवरीवेयर बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट राइट साइड टू द प्लेट अप टू इंफिनिटी, और ये भी इंफिनिटी तक जा रही है फील्ड। तो हमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो चेंज करेंगे अब हम इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज देते हैं Q और इसको देते हैं -Q। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ बेटा। और यहां +Q, यहां -Q। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की वजह से किधर होगा, लेफ्ट, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से लेफ्ट, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां 0, यहां 0, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, कितना होगा, सरफेस एरिया मान लेते हैं A के बराबर है, तो कितना होगा ये Q/2ε0 होगा इसकी वजह से, 2A ε0, और Q/2A ε0 इसकी वजह से भी होगा। ये चार्ज की एक सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड σ/2ε0 होता है, तो सिग्मा है Q/A। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां पर Q/A0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब दिस इज ए गुड कंडीशन फॉर कैपेसिटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन दी प्लेट्स ओनली, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो कन्फाइंड विद इन दी प्लेट्स, विद इन द स्पेस बिटवीन दी प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में जो स्पेस है उसमें है फील्ड, है ना, तो यही एनर्जी होगी। अब इसका हमको निकालना है कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस Q/, बेसिक डेफिनेशन तो वही है, मॉडुलस ऑफ Q/ΔV, मॉडुलस ऑफ ΔV, ये करना है हमें। तो चार्ज तो कोई सा भी ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन है वो ये है dV = E.dr। तो पहले मैं तुम्हें बताता हूं थोड़ा डिफिकल्ट तरीका, फिर इजी करेंगे, लेकिन असली यही है। यहां से स्टार्ट करते हैं अगर हम, तो किसी x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है यहां -Q/A0। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है, हम भी राइट साइड में ही जा रहे हैं, तो dx भी इधर ही लिया है हमने, तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, और इसको लिखा मैंने dx cos 0। अब लगानी है लिमिट, तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो किसका पोटेंशियल आएगा, इस वाली प्लेट का। इस प्लेट को मैं मान लेता हूं, कौन सी प्लेट मान लूं, सपोज ये x है और ये y है, तो x 0, तो पोटेंशियल Vx। जब x की वैल्यू रखी हमने, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट सपोज d है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज d। तो जब मैंने x की वैल्यू को रखा d, तो पोटेंशियल कितना है Vy, तो ये होगा v इंटू इंटीग्रेशन dv हो जाएगा v, एंड Vx टू Vy ये लिमिट्स हो जाएंगी -Q/A0 एंड x लिमिट 0 टू d। तो Vx माइनस Vy कितना हो जाएगा बेटा, QD/A0। नेगेटिव साइन मैंने एडजस्ट कर दिया, यहां पे ये Vy माइनस Vx आता, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया तो Vx माइनस Vy हो गया। अब देखो ये Vx माइनस Vy मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका हायर पोटेंशियल होगा, और ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल कम होना चाहिए, इसलिए Vx माइनस Vy ही पॉजिटिव आएगा। अब इसका कैपेसिटेंस कितना हुआ, कैपेसिटेंस हो जाएगा Q/QD/A0, तो कैपेसिटेंस हो जाएगा A0/D के बराबर। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो हमें इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं थी, बगैर इंटीग्रेशन के ही कर सकते थे हम इसको। डायरेक्ट हम क्या करते, dV = E/D लिखना चाहिए था हमको, ΔV = ED के बराबर, है ना।
यहां पर भी तो इतना ही आया है, डायरेक्ट ये इतना सारा ना करके, लेकिन ना बेसिक अप्रोच जरूर याद होना चाहिए हमको। हो सकता है कि इसके बीच में कुछ ऐसा मीडियम होता जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होती, तब कैसे निकालते, तो हमको आना चाहिए कैलकुलेशन करना। या कोई क्वेश्चन फ्रेम कर दे कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या जो भी है, तो बेसिक चीज ये जरूर आना चाहिए हमको। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये कर ही लेंगे हम इससे। सो दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो कैपेसिटेंस जो होता है किसी भी सिस्टम का, ये कैपेसिटेंस ना तो Q पे डिपेंड करता है और ना पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, लेकिन इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है Q अपॉन V या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा V। तो इट इज जस्ट ए प्रोसेस, लेकिन कैपेसिटेंस इंडिपेंडेंट है Q और डेल्टा V दोनों के। क्लियर ये चीज? हाँ, केवल कैलकुलेशन के लिए डिफाइन किया गया है। तो कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है एरिया ऑफ द प्लेट्स पर, यानी कि स्फेरिकल कैपेसिटर के केस में भी कहें तो साइज ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, तो साइज ऑफ द प्लेट पर। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। theoretically दिस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज टेकन वेरी स्मॉल। इतनी छोटी ली गई है कि इन प्लेट्स में हमने इनफाइनाइट प्लेट वाला फॉर्मूला यूज कर लिया है। फॉर्मूले तो ये इनफाइनाइट कंडक्टिंग प्लेट के लिए पढ़े थे हमने, तो क्वेश्चन में ये अलग से लिखा नहीं होगा कि प्लेट्स के बीच का सेपरेशन बहुत कम है, इसलिए आप इनफाइनाइट वाला फॉर्मूला लगा लो। ये अंडरस्टूड है कि हमेशा हमको यही यूज करना है, ठीक है। अब इसमें हमको कुछ कुछ चीजें और निकालनी है। फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में फोर्स निकालना है, कितना है। तो जरा ट्राई करना, किसकी टर्म्स में निकालोगे? ये ए आपको मालूम है, डी मालूम है और क्यू मालूम है, इनकी टर्म्स में फोर्स बताओ कितना आएगा। कैसे निकाला? दोबारा ट्राई करो। हाँ राइट, अब तुमने सही समझा इसको, क्योंकि जिस चार्ज पर फोर्स लग रहा है, फील्ड दूसरे की लेना है ना, वो अपने आप पे फोर्स थोड़ी लगाए कोई चार्ज। एक बार और किया था ना हमने ये एक, हाँ। तो इसमें करना ये था हमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे हम Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, किसकी? इस वाली प्लेट की, और फोर्स इस पे निकालेंगे तो इनटू Q कर देंगे इसको, तो यह जाएगा हाफ Q स्क्वायर अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये फोर्स बिटवीन दी प्लेट्स आ गया। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। इस वाले कैपेसिटर को हमने चार्ज दिया, सॉरी इस वाली प्लेट को चार्ज दिया हमने -4 कूलम, इसको दे दिया है +10 कूलम चार्ज। सेपरेशन प्लेट्स के बीच में है D और एरिया A ही लेते हैं हम, ठीक है। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स निकालना है। तो कैसे निकाला? हाँ, चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो टोटल चार्ज कितना है? 6 है ना, तो ये 3 कूलम यहां पर आएगा, -7, इस पर +7 और इस पर +3। तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें कौन से चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा? हाँ, केवल -7 + 7 की वजह से।
इसमें पोटेंशियल डिफरेंस में कंट्रीब्यूशन 3 कूलाम की वजह से नहीं है। ठीक है, बस चलो इतना तो हो गया, तुमको ये समझ में आ गया है। अब हम कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करेंगे बैटरी को। ठीक है मानव। अच्छा, बैटरी क्या चीज होती है तुम थोड़ा बहुत जानते होगे ना। एक्चुअली इसीलिए ना मैं प्रेफर नहीं करता हूं कि मैं कैपेसिटर पहले पढ़ाऊं, मैं हमेशा करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ाता हूं, क्योंकि उसमें बैटरी सब आ जाता है पहले से। और अभी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर हम अभी नहीं पढ़ पाएंगे, वो हम पढ़ पाएंगे करंट के बाद। तो मैं जो प्रेफर करता हूं करंट कराओ, इसके बाद फिर कैपेसिटर एक बार में पूरा हो जाता है। अभी हमें कैपेसिटर 2 हिस्सों में करना पड़ेगा, एक वो पार्ट जो कि करंट से पहले कर सकते हैं। वो शायद कैपेसिटर ही कराएंगे पहले तुमको। हाँ भाई। अच्छा मानव, ये बताओ कि तुम्हारी नेक्स्ट 3 डेज यानी कल परसों और उसके बाद वाला जो दिन है उसमें तुम कितना बिजी हो? अच्छा, कल खाली नहीं हो। और शफलिंग का टेस्ट कब है? अच्छा चलो, अब मेरे पास टाइम था तो अभी क्लास नहीं हो सकती, मतलब है ना, अभी होली के दिन, संडे के दिन यानी कि परसों। परसों तुम्हारी कोई और किसी टीचर के साथ क्लास है क्या? नहीं है ना, तो फिर जो है देखो, मैं संडे को फिर मैं एक आध क्लास लेता हूं, क्योंकि ये ना सिलेबस हम थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाएं आगे। लेकिन तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा होगा अभी ये पढ़ने में, तुम तैयारी कर रहे हो यार शफलिंग की टेस्ट की। खैर चलो, तो अब मैं एक बैटरी कनेक्ट करूंगा। बैटरी क्या होती है बेटा बताओ? हाँ, बैटरी जो है पोटेंशियल डिफरेंस देगी। बैटरी चार्ज सप्लाई करती है कि नहीं? हाँ, बैटरी क्या देती है फिर? बैटरी एनर्जी देती है ना, एनर्जी देने वाली डिवाइस है। अभी इतना याद रखो। और बैटरी के एक टर्मिनल से जितना चार्ज बाहर जाएगा उतना ही चार्ज दूसरे वाले टर्मिनल से एंटर करेगा। ठीक है, ये चीज हमको समझना है। तो चलो अभी मैं क्या करता हूं, कैपेसिटर को बैटरी कनेक्ट करूंगा। तो ये एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और अभी हमने ना जो कनेक्शन किया है इसमें रेजिस्टेंस नहीं है कहीं पर। हमने लिया है बैटरी इज आइडियल, इंप्लाइज दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ईएमएफ। अब ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है ये मैं बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा तुमको। तो पोटेंशियल डिफरेंस इसका हमने मान लिया V के बराबर है। और इनिशियली कैपेसिटर हैज नो चार्ज। इनिशियली कैपेसिटर नो चार्ज। तो कैपेसिटर पर कोई चार्ज नहीं है और ये की ओपन है। हमने जैसे ही की को ओपन किया तब इसमें प्रोसेस क्या होगा कि कैपेसिटर की इस वाली प्लेट का जो पोटेंशियल है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल है, इट मस्ट बी इक्वल आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। तो अब इसका पोटेंशियल कैसा है? हायर पोटेंशियल है, तो इसका भी पोटेंशियल कैसा हो जाना चाहिए? उतना ही पोटेंशियल हो जाना चाहिए। मान लो इसका पोटेंशियल है 0, तो इसका कितना होगा? V होगा। तो इसे भी V पर आना चाहिए। मतलब अगर V की वैल्यू मान लो 5 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल 0 ले लूं तो इसका 5 वोल्ट होना चाहिए। तो अगर इसका 5 वोल्ट है तो इसका भी 5 वोल्ट हो जाना चाहिए। तो इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट होने के लिए हायर पोटेंशियल पे आना चाहिए इसको। तो हायर पोटेंशियल पर लाने के लिए बैटरी क्या करेगी? इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगी। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को इसने पुल किया, यहां पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब जितना चार्ज इसने यहां, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से आए हैं
वो सारे के सारे ये यहां से फ्लो के यहां पहुंचेंगे, क्योंकि एक टर्मिनल से जितना चार्ज एंटर करेगा दूसरे से उतना बाहर निकलना चाहिए। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर सेम अमाउंट में नेगेटिव चार्ज है। मान लो यहां से बैटरी ने 100 इलेक्ट्रॉन्स सक किए, तो वो 100 इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंचा देगी, वो इधर पहुंचा देगी। तो इन दोनों पर चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, इक्वल और अपोजिट, और फेसिंग सरफेस पर ही रहेगा, आउटर सरफेस पर नहीं आएगा, क्योंकि फेसिंग सरफेस पे चार्ज इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। और यहां पे बाय डिफॉल्ट हमेशा इक्वल और अपोजिट ही है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बैटरी यहां से पुल करती है उतने ही यहां पर पहुंचा देती है, यहां से खींच के यहां रख देती है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इस पर इसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और इस पर चार्ज कितना आया, ये चार्ज आया +Q, ये -Q। तो फाइनली इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी की पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होना चाहिए। तो फाइनली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा कैपेसिटर पर, Q इक्वल टू CV के बराबर। सो दिस इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, Q इक्वल टू CV। ठीक है, अच्छा अब वर्क डन कितना किया इसमें बैटरी ने इस प्रोसेस में, ये भी ना करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है बेटा। अगर हम करंट पढ़ रहे होते तो ये तुम डायरेक्ट तुरंत बताते अभी। तो वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी होता है चार्ज फ्लोन थ्रू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी इनटू EMF। अब यहां पर बैटरी में ना इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, आइडियल बैटरी है। आइडियल बैटरी मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू 0, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो EMF और पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होते हैं बैटरी के। ठीक है, तो हुआ ये कि चार्ज कितना आ गया CV। अब इसमें से जब इसने यहां से चार्ज को लेके यहां भेजा तो कितना चार्ज फ्लो हुआ है बैटरी के टर्मिनल से, इस Q के बराबर। तो ये होगा Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V के बराबर है, तो V। अब एक चीज ये देखना कि ये जो चार्ज फ्लोन थ्रू द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी से हमारा मतलब ये है, एक्चुअल में चार्ज हम ऐसा कहेंगे कि ऐसे फ्लो हुआ है, ऐसे, क्योंकि हम पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को बताते हैं ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में सभी जगह जो हमारा रेफरेंस है वो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज ऐसे फ्लो हुआ है इसमें। तो बैटरी ने इस समय जो वर्क किया है वो, अच्छा बैटरी ने वर्क जो किया है वो पॉजिटिव किया कि नेगेटिव किया, इस अब तुम याद कर लो इसको, ये हम करंट में पढ़ेंगे कि इसमें ना बैटरी ने अगर चार्ज का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हुआ है तो वर्क डन बाय बैटरी पॉजिटिव है। ठीक है, या और सिंपल वे में याद रखो कि अगर करंट का फ्लो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ हुआ है, यानी करंट एंटर किया यहां से और बाहर निकला है, सो वी से दैट चार्ज वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। या बैटरी अगर डिस्चार्ज हुई है सो वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। हाँ, अभी इतना याद रखना, इसको कॉन्सेप्चुअली मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी बताऊंगा। जैसे मोबाइल की बैटरी होती है, सो व्हेन वी आर यूजिंग मोबाइल ड्यूरिंग दैट पीरियड वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव बिकॉज बैटरी इज डिस्चार्जिंग, इट इज सप्लाइंग एनर्जी, ये एनर्जी को सप्लाई कर रही है, तो इसका वर्क कैसा है, पॉजिटिव है। लेकिन जब हम मोबाइल को चार्ज कर रहे होते हैं, when battery is being charged work done by battery is negative, वो एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर रही है। तो एनर्जी स्टोर कर रही है यानी कि वर्क उस पर कोई और कर रहा है जिससे कि वो एनर्जी स्टोर कर रही है अपने अंदर। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है या एनर्जी सप्लाई कर रही है बाहर, कुछ दे रही है बाहर, देन वर्क डन बाय बैटरी इज पॉजिटिव। एंड इफ एनर्जी इज स्टोर्ड इनसाइड द बैटरी, अब कोई दूसरा सोर्स होगा जो बैटरी को एनर्जी दे रहा होगा और एनर्जी उसमें स्टोर हो रही है,
बैटरी चार्ज हो रही है तो वर्क डन बाय बैटरी नेगेटिव कह लेते हैं, ठीक है। दोबारा बोलो, किस में? कैपेसिटर पर नेट चार्ज नहीं है, और मैंने चार्ज स्टोर कहां लिखा है? मैंने कहां लिखा है? मैं, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर्ड कितनी है वो निकालना है हम। पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी मतलब ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहां स्टोर, मतलब किस वजह से होती है? जहां पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इसके बीच में, ठीक है। तो ये जो स्पेस है दोनों प्लेट्स के बीच का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम होगा, अगर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ए मान लें, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स हम डी ले लें, सो व्हाट इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स? A into D. So in this volume, electrostatic potential energy is stored when equal and opposite charges are on the plates. अगर equal और opposite नहीं होंगे फिर तो बाहर भी निकल जाएगी एनर्जी, अभी केवल इसके बीच में है, ठीक है। So work done by battery equal to charge flown through terminals of the battery into EMF, तो Q into V, और Q कितना था? CV, तो ये कितना हो जाएगा? CV स्क्वायर, ठीक है। तो ये है वर्क डन। अब हम इसमें ये चेक करेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो उसका फॉर्मूला मुझे थोड़ा सा डिराइव करना होगा। हाँ, ये हमने पढ़ा था कि पहले, ये तुम्हें कहां से याद है? अच्छा अच्छा, नहीं तुमने उसका डेरिवेशन पढ़ा है? चलो थोड़ा सा कर लो, आगे जरूरत पड़ जाए तो। जैसे कंडक्टर के लिए ही निकाल लेते हैं हम। जैसे ये कंडक्टर है और इसको चार्ज देना है टोटल Q, तो सारा चार्ज एक साथ तो देते नहीं, हम इंस्टॉलमेंट में देते हैं चार्ज, तो धीरे धीरे चार्ज दे रहे हैं। तो किसी इंस्टेंट पे कितना चार्ज दे चुके हैं हम इसको? Q, स्मॉल q। अब इसका पोटेंशियल कितना हो गया इस समय? V, ठीक है। तो पोटेंशियल इसका चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हम चार्ज देंगे पोटेंशियल चेंज होता जाएगा। तो हमने अभी ये अज्यूम किया कि व्हेन चार्ज स्मॉल q इज ऑन द कैपेसिटर और कंडक्टर, इट्स पोटेंशियल इज V, and we give additional elemental charge dq, then dq is so small that its potential can be assumed constant at the value V। तो वर्क कितना हुआ उसमें? V dq के बराबर। पोटेंशियल को हमने कितना मान लिया? कांस्टेंट है V पर, और कितना चार्ज दिया? dq, तो इसमें कितना वर्क हुआ? V dq। ये समझ में आया कि नहीं? अच्छा, कैसे आया वर्क बताओ। अच्छा, ये V dq इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में कितना वर्क हुआ है? V, तो dq चार्ज लाने में कितना वर्क होगा? V dq के बराबर, है ना, वही था। तो अब V इक्वल टू कितना लिख दें हम? नहीं, R के टर्म्स में नहीं है, कैपेसिटर पढ़ रहे हैं ना, तो Q बाई C लिखेंगे इसको, इनटू dq, और अब इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे dw। तो इंटीग्रेट, और लिमिट्स कहां से कहां तक? 0 से कैपिटल Q तक। तो वर्क आ जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। ये वर्क पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? ये किसने किया है पॉजिटिव वर्क? तो यही एनर्जी के बराबर हो गया। अगर इस वर्क को हम नेगेटिव लिखें, एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड ने तो नेगेटिव वर्क किया है। जब इस पे Q चार्ज देंगे तो जो फर्दर चार्ज लाएंगे उसको ये अपोज करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी राइट साइड में, इसको मान लो इधर लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, एंगल 180 डिग्री है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। सो फाइनली वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव। तब हम वो डेफिनेशन यूज करेंगे कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो यही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ Q स्क्वायर बाई C। इसको और दो टर्म्स में लिख सकते हैं,
Q इक्वल टू सी वी होता है, तो ये हो जाएगा सी वी स्क्वायर अपॉन सी, यानी हाफ सी वी स्क्वायर। और एक और फॉर्म क्या हो सकती है, हाफ Q इंटू क्यू बाई सी। Q इंटू क्यू बाई सी को लिख सकते हैं हाफ Q इंटू वी। तो तीन फॉर्मूले याद रखना बेटा, एक तो याद रखना है हाफ सी वी स्क्वायर हमको, और एक कौन सा हाफ क्यू वी, और एक और कौन सा हाफ सी वी, एक ये वाला। हम तीन इसलिए याद रखते हैं कि अगर हमें कई बार चेंज इन एनर्जी वगैरह कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ती है ना, तो हम वो फॉर्मूला यूज करते हैं जिसमें एक चीज कांस्टेंट रहती हो। जैसे अगर कहीं पे V कांस्टेंट रहा तो हम ये यूज करेंगे, कहीं कैपेसिटेंस कांस्टेंट रहा, V कांस्टेंट में ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कौन सा यूज करना है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर केस में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है, तो एनर्जी स्टोर्ड आएगी इसमें हाफ सी वी स्क्वायर, वाइल वर्क डन बाय द बैटरी इज सी वी स्क्वायर। तो बैटरी ने वर्क तो किया था सी वी स्क्वायर, बट एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर है। यानी कि हाफ ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट कह सकते हो, या किसी और फॉर्म में बाहर निकल जाता है, आधी एनर्जी बाहर निकल जाएगी। कुछ पूछना है इसमें, तो बाहर किसने कहां डिसिपेट हो गई एनर्जी, देखो इसके ना आंसर जो है हम अलग अलग तरह से दे सकते हैं, उसके डिटेल में घुसते नहीं है। उसका एक रीजन तो यह है कि यहां पे रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो चार्जिंग ऑफ बैटरी ना एब्रप्ट होगी, सडनली बैटरी चार्ज, वो कैपेसिटर की जो चार्जिंग होगी वो सडनली होगी। और कैपेसिटर अगर सडनली चार्ज होगा, सिस्टमेटिकली स्लोली चार्ज नहीं हो रहा है, सडनली चार्ज हो रहा है, तो अगर ये सडनली चार्ज होगा तो एक तरह से इंपल्स की तरह से ये बिहेवियर है। जैसे एक तो कांस्टेंट फोर्स लगे बॉडी पर, और एक वो केस होता है जिसमें इंपल्स लग जाए, तो इंपल्स वाले केस में एनर्जी का लॉस होता है, तो इसमें एनर्जी का लॉस होगा। दूसरा रीजन ये है, एक्सप्लेनेशन इसका ये दे सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, एंड व्हेन चार्ज पार्टिकल इज हाईली एक्सेलरेटेड it emits electromagnetic waves, so half of the energy dissipated in the form of electromagnetic waves, ये भी कह सकते हैं हम। ये हम कब कह रहे हैं, जब हम वायर का रेजिस्टेंस नहीं मान रहे, हम इन वायर का रेजिस्टेंस क्या मान के चल रहे हैं, जीरो, आइडियल वायर मान के चल रहे हैं। तो चार्ज इतनी तेजी से मूव करेगा कि उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेगी वो बहुत ही आधी एनर्जी लगभग लेके चली जाएगी, ठीक है। जब हम इसमें रेजिस्टेंस लगा देंगे, आरसी सर्किट पढ़ेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर लगा के, जब रेजिस्टेंस इसमें लगा देंगे तब हाफ ऑफ द एनर्जी डिसिपेटेड इन दी रेजिस्टेंस एंड हाफ ऑफ एनर्जी, रिमेनिंग हाफ एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। तब हमारे पास ये रीजन होगा कि रेजिस्टेंस में डिसिपेट हो गई है। लेकिन जब रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है तो हम यही कहेंगे कि भाई या तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चली गई है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये मैंने तुमको पहले दिन बताया था ना शायद, कि चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में होता है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होता है तो वो ये दोनों फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी प्रोड्यूस करता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या एनर्जी है, तो एनर्जी आती कहां से है, चार्ज की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वही काइनेटिक एनर्जी वेव की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, वो लूज करता है अपनी एनर्जी बार बार। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ेंगे, काफी आगे है वो तो अभी ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इससे आगे। क्वेश्चन अब मैं तुमको देता हूं इस पर। इस पर चार्ज मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं, सपोज कैपेसिटेंस कितना ले लें, 5 फेरेड मान लिया हमने।
इसका कैपेसिटेंस है 5 फेरेड के बराबर। और चार्ज कितना ले लें इस पर चार्ज ले लेता हूं मैं +10 कूलम, और इस पर मैं लिख लेता हूं -10 कूलम। ये कैपेसिटेंस जैसा लग रहा है, तो इसको ना +10 -10 ही रहने दो। और एक बैटरी हमने यहां पर लगा दी है, और ये स्विच अभी ओपन है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ले लें, मान लो 20 वोल्ट है। ठीक, ये सिचुएशन है। अब हम इसमें स्विच को क्लोज कर देते हैं। तो स्विच को क्लोज करने के बाद आपको निकालना है फाइनल चार्ज ऑन कैपेसिटर, वर्क डन बाय बैटरी एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, इतना निकालो। अच्छा राम, ये तुमने जो बता रहे हो फिजिक्स गैलेक्सी का, तुमने बुक से पढ़ा था या फिर तुमने वो वीडियो देखा था? तो तुम कौन कौन सी बुक पढ़ रहे हो? केवल वही फॉलो करते हो? अच्छा ठीक है। मैं ये कह रहा था बहुत ज्यादा बुक्स फॉलो मत करना। क्योंकि फिर क्या होता है ना कि हम अदरवाइज एक ही टॉपिक को बहुत सारी बुक से पढ़ते रहेंगे, वही पढ़ते रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तुमको फिटजी से वो मिल गया है मॉड्यूल? अच्छा ठीक है। फाइनल चार्ज किस लिए चाहिए? कैपेसिटेंस दिया है, चार्ज दिया है, फाइनल चार्ज निकालना है तो CV हो जाएगा। कैपेसिटेंस इसका 5, पोटेंशियल डिफरेंस है 20, तो कितना हुआ 100 कूलम। वर्क डन बाय बैटरी कितना है? कैसे निकाला? कितना? 1000। कैसे निकाला? 2000 कैसे निकाला? चार्ज सप्लाइड या चार्ज फ्लोन थ्रू द टर्मिनल्स इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी के टर्मिनल से कितना चार्ज फ्लो हुआ है? इस पर इनिशियल चार्ज कितना था और फाइनल कितना है? 100। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया है यहां पर? कितना? 90। तो 90 कूलम चार्ज फ्लो हुआ होगा ना। तो 90 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। तो इसका आंसर आएगा 1800 जूल के बराबर। ठीक है, कौन सा वाला? तो वही तो लगाया हमने अभी भी। नहीं तो नहीं, वो किस चीज का फॉर्मूला था? नहीं नहीं, वर्क डन बाय बैटरी का कहां था वो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर था। हाँ, ये ½ CV² क्या था?
एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर था ना, वर्क डन बाय बैटरी थोड़ी था। वो इसलिए आ रहा था क्योंकि उस पर इनिशियल चार्ज 0 था, इसलिए तो मैंने इनिशियल चार्ज दिया इस पे कि तुम ये गलती ना करो आगे जाके कि सीधे डबल नहीं करके निकालना है। अब इसमें बताओ कि एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, लॉस इन एनर्जी। तो उसके लिए यहां देखो एक जनरल फॉर्मूला यूज करना। जनरल फॉर्मूला ये होता है कि वर्क डन बाय बैटरी डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट डिसिपेटेड। ये याद रखना जनरल फॉर्मूला, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड फॉर्मूला। ये बैटरी ने जो टोटल एनर्जी सप्लाई की वो कितनी है, डेल्टा एच, उसमें से डेल्टा यू है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, और रिमेनिंग किस में है, हीट में डिसिपेट हो जाएगी, राइट। तो हमको निकालना है डेल्टा यू। डेल्टा यू के लिए चाहिए तुमको फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ C5 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 का स्क्वायर। U1 इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है हाफ। अब इसमें चाहे तो हम किससे निकाल सकते हैं, Q स्क्वायर बाई सी से, क्योंकि चार्ज मालूम था, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस से भी निकाल सकते हो। इसके इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2, Q बाई सी कर लेंगे ना मानव। इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस बिफोर क्लोजिंग द स्विच कितना है, Q बाई सी से। तो Q था 10, C था 5, तो ये आएगा 2, तो ये U1 है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 माइनस U1 कितना हुआ, 5/2 इंटू 400 माइनस 4, है ना। तो ये कितना हुआ 396 इंटू 5/2। इसको मैं इतना ही लिखता हूं अभी। तो ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब डेल्टा डब्ल्यू ये था 1800 इक्वल्स टू डेल्टा यू, ये आएगा 5 इंटू 168 प्लस डेल्टा एच। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आता है 990। अब मैं तुम्हारे ऊपर ही रिलाई कर रहा हूं, अब मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूं। कितना 810 इतनी। अच्छा डेल्टा एच कभी भी ना नेगेटिव नहीं आएगा, एट द मोस्ट ये 0 हो सकता है बस। जैसे सबसे पहला एग्जांपल हीट डिसिपेटेड किसी पर्टिकुलर केस में डेल्टा एच 0 भले हो जाए, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं आएगा। तो डेल्टा एच इक्वल टू 810 जूल हुआ, यानी कि इतनी हीट डिसिपेट हो गई है इसमें। अब मैं आगे बढ़ूं उससे पहले बताओ इसमें कोई डाउट तुमको, पूछ लो कोई चीज अगर तुमको पूछना है तो। अरे बेटा वर्क डन बाय बैटरी का फॉर्मूला बस यही होता है और कोई सा फॉर्मूला नहीं है। वो जो हाफ सी वी स्क्वायर है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। अच्छा तुम किससे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं अभी वो तुम्हारे दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा जो हम फॉर्मूले का डेरिवेशन किया था तुम उससे कर रहे हो। अरे यार माना वो तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था ना, वो बैटरी का वर्क कहां था। अब मैं जो पकड़ में आया तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था, वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट था ना, वो बैटरी का वर्क थोड़ा निकाला था हमने। आए समझ में। बैटरी का वर्क क्या होता है ये मैं तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताऊंगा कि बैटरी के अंदर एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है और वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है, उसको हम ईएमएफ कहते हैं। और उसका वर्क आइडियल स्टेट में पोटेंशियल डिफरेंस के वर्क के बराबर, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क के बराबर आ जाता है अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है तब। इसलिए ईएमएफ हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। लेकिन वो अंदर घुस के पढ़ाने वाली चीज है ना, वो मैं करंट में बताऊंगा तुमको थोड़ा। तो वो जो वर्क हमने निकाला था वो तो हमने ये निकाला था कि किसी कंडक्टर को चार्ज करने में एक्सटर्नल एजेंट ने कितना वर्क किया, ठीक है।
चलो अब इसको मिटाता हूं यहां से। अब मैं क्वेश्चन चेंज करूंगा थोड़ा। भाई इसमें अभी भी मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग में कुछ है उसको लेके ना। हाफ सी वी स्क्वायर वाला अभी भी क्लियर नहीं है ना। देखो देखो बैटरी जो थी, बैटरी ने वर्क किया, लेकिन उसका बैटरी का सारा वर्क कैपेसिटर को नहीं मिला भाई। वो कैपेसिटर को कितना मिला था? आधा ही मिला है। कैपेसिटर को आधा वर्क मिला है और बाकी आधा तो बैटरी ने वर्क किया है, और भी वर्क किया है, लेकिन बाकी आधा वर्क तो कहां खर्च हो गया उसका। चार्ज पार्टिकल जब एक्सलेटेड थे तो एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकला, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चला गया। या अगर उसमें रेजिस्टेंस था वायर का, तो जब इलेक्ट्रॉन्स ने दौड़ लगाई होगी वहां पर रेजिस्टेंस में से, उसके कोलिजन हुए होंगे, हीट में डिसिपेट हुआ होगा। ठीक है, तो बैटरी ने वर्क तो ज्यादा किया था, कैपेसिटर को कम मिला है भाई, उसके हिस्से में कम वर्क आया क्योंकि बाकी जगह खर्च हो गया। गवर्नमेंट जैसे पैसा तो भेजती है यार स्कीम के लिए बहुत, लेकिन पूरा जमीन तक पहुंचते पहुंचते बीच में उड़ जाता है ना। पापा किस में है? आईटी फील्ड में, किस में है? अच्छा, फिर तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं है वो, है ना। कौन से सेक्टर में रहते हो मानव? अच्छा, ये 62 से कितना दूर है, तुमको आइडिया है? और फिडजी कौन से सेक्टर में तुम्हारा? अच्छा, तुम कालूसराय। तो कालूसराय कैसे जाते हो वहां से? मेट्रो से? अच्छा अच्छा, ठीक 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 है। तो मेट्रो में तुमको कितना टाइम लगता है? लगभग 45 मिनट्स लगते होंगे। तो तुम उस टाइम में क्या करते हो 1 घंटे में? अच्छा, केमिस्ट्री करते हो, ठीक। चलो, तो अब मैं ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को। इसका कैपेसिटेंस हम लगते हैं पहले वाले ही। पहले कितना लिया था हमने? 5 फेरेड था ना, तो ये 5 फेरेड है। और इस पर जो चार्ज है, चार्ज रखा हमने Q इक्वल टू 100 कूलम। और ये जो बैटरी है इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लेते हैं हम 5 वोल्ट के बराबर। ठीक है, अब हमने स्विच को क्लोज किया। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, अब तुम्हें क्या क्या कैलकुलेट करना है? फाइनल चार्ज, वही जो पहले किया था हमने। फाइनल चार्ज, नंबर 2 वर्क डन बाय बैटरी, एंड नंबर 3 डेल्टा एच हीट डिसिपेटेड। ये 3 चीजें निकालनी है इसमें।
तो फाइनल चार्ज तो Q इक्वल टू सी वी हो जाएगा। तो C है 5 इंटू है 25। ठीक, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकाला? हाँ, बैटरी ने कितना चार्ज दिया है? 125। 125 क्या लेफ्ट वाले पर? चलो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूं। ये इनिशियल स्टेट थी, फाइनल में मुझे बताओ क्या क्या लिया तुमने। तो ये है बेटा, यहां पे चार्ज कितना आ गया फाइनल? 25, ये -25। तो चार्ज तो 125 कैसे आया? तो चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी कितना है? 75। तो 75 इंटू 5। कुछ अनयूजुअल नहीं लग रहा है इसमें? लगना चाहिए। क्या अनयूजुअल है देखो, इसमें कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? Q/5। कितने वोल्ट? कितना था इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस? 20। और इसका कितना था? 5 वोल्ट। सो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के पोटेंशियल डिफरेंस से कम है। सो बैटरी कैन नॉट चार्ज दी कैपेसिटर। उल्टा होगा, कैपेसिटर बैटरी को चार्ज कर देगा इस बार। और ऐसा तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल नहीं हो जाता। तो इस बार चार्ज का फ्लो कैसा हुआ है मानो? ऐसे। तो वर्क डन कैसा आएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन बाय बैटरी है नेगेटिव -375। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक है, अब इसमें निकालना है हीट डिसिपेटेड। तो उसके लिए फिर वही करना होगा, पहले तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालो कितना आ रहा है।
हाँ ये दूसरा दे रहा हूं, तब तुम उसको कल करते रहो, कंप्लीट कर लो, तब तक मैं बस लिख रहा हूं यहाँ। ये डेल्टा एच अब कैसे निकालोगे, वही वर्क डन बाय बैटरी माइनस 375 इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच। अब देखना कहीं डेल्टा एच नेगेटिव तो नहीं आ रहा है इसमें। पॉजिटिव ही आ रहा है ना, राइट, पॉजिटिव ही आना चाहिए, नेगेटिव कभी नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करो आज का। ये इसमें चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दिख रहा है और बाकी डेटा दिया हुआ है। चार्ज 20 फेरेड है, सॉरी कैपेसिटेंस 20 फेरेड है, चार्ज ये दिया हुआ है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट है। अब कैलकुलेट करना है फाइनल चार्ज डेल्टा डब्ल्यू डेल्टा एच, वही जो पुरानी चीजें थी। फाइनल चार्ज कितना है मानो, Q इक्वल टू सी वी, तो C था 20 और ये 8, 160, ठीक है। वर्क डन बाय बैटरी कितना, ये होगा चार्ज फ्लोन थ्रू टर्मिनल ऑफ द बैटरी इनटू ईएम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ 8, तो क्यू कितना लिखा 1। यस, आज तुमने इस आंसर से सबसे ज्यादा खुश किया मेरे को, इसमें अब तुमने ध्यान दिया, अब तुम समझ गए इन चीजों को। अब समझ गए, इसमें जो है -10 था इस पर, तो फाइनली जो चार्ज आया इस पर +160, तो जो चार्ज इसको ने दिया है बैटरी ने वो है 170 इंटू 8, ठीक है। और डेल्टा एच अब तुम निकाल लेना है ना, निकाल लोगे अब। डेल्टा एच में क्या करना है, ये वर्क डन बाय बैटरी तो वही 170 इंटू 8 और फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इस पर नेगेटिव चार्ज है कि इस पर पॉजिटिव,
वो तो सिंपल हाफ सी वी स्क्वायर ही रहेगी, और फिर प्लस डेल्टा एच। तो आज जो है इतना पढ़ो अभी कॉन्सेप्ट, है ना, और इनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करना, फिर आगे हम करते हैं। संडे को पॉसिबल हुआ तो हम इसकी और क्लास करते हैं फिर कैपेसिटर की। अभी मैं इसमें पढ़ाऊंगा, पहले तुमको क्या पढ़ाऊंगा, अब हमको ना सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा इनमें, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तुम एक काम करा करो यार, तुम ना रोटेशन के डाउट भेजो मुझे, तो मुझे समझ में आएगा, मैं वो कराता हूँ कि तुम्हें कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आती है, या फिर तुम्हें कॉन्सेप्ट में दिक्कत आती है तुम मुझे लिख दिया करो। अच्छा तुम जैसे कॉन्सेप्ट बताओ, तुमको रोटेशन में किस चीज में दिक्कत है? कॉरियोलिस वाले ना, तुमको कॉरियोलिस वाले दिए हुए हैं उसमें पीवाईक्यू में, कौन सा वाला? अच्छा 2016 का। अच्छा वो वाली चीज अभी मत पढ़ो, वो तुम करना जब तुम्हारा ये जो एग्जाम खत्म हो जाए। उसका रीजन मालूम क्या है, उसमें थोड़ा ना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। हाँ उसके लिए डिटेल में इसलिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ना मुझे तुम्हें वेक्टर का डिफरेंशिएशन बताना पड़ेगा पहले। तुमने ये अप्रोच नहीं पढ़ी होगी ना कि वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। हाँ बस वो वाली चीज उससे रिलेटेड है वो ये चीजें। अब जैसे तुमने शूडो फोर्स पढ़ा होगा, तो शूडो फोर्स क्या पढ़ा है तुमने अभी, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? नहीं ये कहां से आता है, प्रोड्यूस कब होता है? तो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? हाँ अब देखो, अभी ना ये डिटेल में मुझे पढ़ाना होगा तुमको, इसमें यहां से पहुंचेंगे हम आगे। एक्चुअली जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ते हैं ना हम, ये शूडो फोर्स का एक कंपोनेंट है। जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है ना, तो उसके पास 4 तरह के एक्सलरेशन आते हैं, यानी कि शूडो फोर्स के 4 कंपोनेंट होते हैं। उन 4 कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, और बाकी उसमें से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, एक होता है कॉरियोलिस फोर्स होता है, और एक एजीमुथल फोर्स होता है। ऐसे 4 फोर्सेज आते हैं। तो 4 चीज, क्योंकि जब पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और अगर अल्फा भी चेंज हो रहा है तब एक और एडिशनल फोर्स आएगा। तो वो सारी चीजें ना हम बाद में पढ़ेंगे, पहले मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं अभी, वो सब करने से पहले ना थोड़ा सा हम लोग आपस में मैं तुम्हारे दिमाग में पढ़, जब तुम क्वेश्चन पूछो तो अभी ना तुम क्वेश्चन कम पूछते हो, तो जब क्वेश्चन पूछोगे ना तो मुझे पता चलता है कि तुम क्या सोच रहे हो दिमाग में। तो धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी जब मैच करेगी ना, फिर मैं वो तुमको बताना शुरू करूंगा वो चीजें, जिससे कि तुम वो वाले क्वेश्चन कर पाओगे। तो अभी ये वाला जेई एडवांस के लेवल का ये भी सब जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक्सक्लूसिव है ना, कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि टॉप 100 वाला बच्चे ही करके आता है, टॉप 20 वाले ही करके आते हैं, वो वाली चीजें अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा वेट कर रहा हूं कराने के लिए, है ना। तुम थोड़ा सा फ्री हो जाओ ये अपने टेस्ट वगैरह से रिशफलिंग के, फिर करते हैं, ठीक है। बाकी तुम रोटेशन के जो तुम्हें डाउट्स पूछने ना, वो तुम मुझे मैसेज कर दो। अगर क्लास का टाइम नहीं होगा मेरे पास तो मैं हो सकता है टाइम निकाल के उसका वीडियो बना के डाल दूंगा तुम्हारे लिए, है ना। जैसे उसका बनाया था मैंने एक ना, हाँ उसका एरोडो की प्रॉब्लम का, तो ऐसा मैं एक आध बना लूंगा उसमें, तो उससे क्लियर कर दूंगा तुम्हारे, ठीक है। तो डिस्कनेक्ट करूं मानो मैं अभी यहां से, कि और कुछ पूछना है? ठीक है बेटा, बाय बाय बाय।